वालेकुम स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों को सबसे जो चैलेंजिंग चीज़ है एमडी कैट में दैट इज़ द एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस। ठीक है, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस, और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी की, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज तो आपको पता है कि 81 एमसीक्यूज़ हैं आउट ऑफ 180। और बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो है तो बहुत इजी। बंदा कहता है कि यार बायो में क्या ही पढ़ना है, बट उसके एमसीक्यूज़ बहुत चैलेंजिंग और बहुत ट्रिकी होते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस इज़ द काइंड ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। तो आज हम बेसिक आज मैं आपको गाइडलाइन सेशन दूंगी कि आपको एमसीक्यूज़ करने कैसे हैं, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स के, आपको एमसीक्यूज़ किस तरह आनी चाहिए, आपको करेक्ट ऑप्शन कैसे समझ आएगा आपको। क्योंकि आप जब एमसीक्यू करते हो तो आपको सारे ऑप्शंस करेक्ट लगते हो, आप कहते हो कि नहीं यार इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। तो वो एक चीज़, उसके लिए आपको एक ब्रॉड लेवल का नॉलेज होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, तब जाके आपको उसके बैकग्राउंड चीज़ समझ आती है। ठीक है, आज मैं आपको एक रफली सा सेशन दूंगी गाइडलाइन का कि यार आपने अगर कोई पास एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, एमसीक्यूज़ बायो के स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, पर उसको सॉल्व करने की ट्रिक्स, दैट इज़ चैलेंजिंग थिंग। ठीक है, तो क्योंकि एक मिस्टेक पूरा आपका एक नंबर ले जाती है। तो अब मैं आपको कोई एक एमसीक्यूज़ दिखाती हूँ, मैंने कैसा रफ आइडिया आपको दूंगी। ओके जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप एमसीक्यू देखें ना, ठीक है, तो ओके यहाँ पे एमसीक्यू में आप देखेंगे कि इफ़ अ बाइल पिगमेंट्स आर एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड। ठीक है, अब बाइल पिगमेंट बहुत ईजी से एमसीक्यूज़ हैं, बट एमसीक्यूज़ से आपने अपनी नॉलेज कैसे वापस रिफाइन करनी कि यार सारा रिवाइज करने के यार ये किस चैप्टर से है, ये किस बारे में बात हो रही है, और इस आप देखेंगे कि इस एमसीक्यू से आप कितना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखें जैसे इफ़ अ बाइल पिगमेंट्स आर एक्यूमुलेटेड इन ब्लड, कंडीशन इज नोन एज। ठीक है, अब बाइल पिगमेंट्स आपके ब्लड में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि बाइल कहाँ से आता है। मतलब दिस इज एक होती है आपकी एक्टिव लर्निंग। ठीक है, ठीक, एक्टिव लर्निंग ये होती है कि आपने बुक रीड की और उसके बाद जाके आपने एमसीक्यूज की। ठीक है, एक आपकी होती है पैसिव लर्निंग। ठीक है, पैसिव लर्निंग में ये होता है कि आप एमसीक्यूज से बुक रिवाइज कर रहे होते हो। ठीक है, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये स्टूडेंट्स को नहीं आती, क्योंकि यही तो आपके कॉन्सेप्ट इसी से तो पता चलेंगे। अब देखें जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इफ़ बाइल पिगमेंट्स आर एक्यूमुलेटेड इन ब्लड, कि ब्लड में बाइल जमा होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना कि बाइल पिगमेंट्स आते कहाँ से। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स आपके पास आते हैं लीवर से। ठीक है, एक्यूमुलेट क्यों हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी बॉडी एक्स्ट्रा बाइल बना रही है। ठीक है, एक्स्ट्रा बाइल बना रही है। अब आपका सवाल है कि एक्स्ट्रा बाइल क्यों बन रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में बाइल किसे बना होता है, तो पता नहीं कि बाइल बना होता है आपका कोलेस्ट्रोल से। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रोल ज़्यादा। अब कोलेस्ट्रोल कहाँ से आ रहा है, आप डाइट में ज़्यादा ले रहे हो। ठीक है, या आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रोल आउट नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो लीवर से बाइल वैसे तो जाता है किसमें, ड्यूडिनम में जाता है ना, अब ड्यूडेनम में जा रहा, अब यहाँ से कोलेस्ट्रोल रिवर्स होके वापस ब्लड में आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, मीन्स इतना ओवरलोड हो गया कि लिवर में भी बढ़ गया है, ड्यूडेनम में भी आ रहा है और ब्लड में भी आ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। ओके, तो ड्यूडेनम में आके अब यहाँ से आप ये नॉलेज आप रिवाइज करें अपने कि ड्यूडेनम में अगर बाइल आ जाते तो वो क्या करता है, जाहिर सी बात है वो जो फैट होता है उसकी एमल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, अब फैट की एमल्सिफिकेशन क्यों करता है, क्योंकि फैट जो होते हैं उसको डिज़ोल्व करना बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो बाइल आता है, तो बाइल सॉल्ट्स, बाइल एसिड्स वगैरह होते हैं जो फैट को सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए एक फ़ैट का पीस है उसको छोटे छोटे एरिया में तोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको तोड़ने का क्या फ़ायदा होगा, इसको तोड़ने का ये फ़ायदा होगा कि इस पे आपका बहुत अच्छे से लाइपेज इंजाइम एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे लाइपेज कहाँ से आया, लाइपेज जो है वो लिपिड को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और लाइपेज आता कहाँ से, पैंक्रियाज से। ठीक है, तो आप देखें कि कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ, बाइल से। अब कहते हैं कि बाइल ब्लड में आ जाता है। ठीक है, अब बाइल ब्लड में, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऑप्शंस में दिया हुआ है गाल स्टोन्स, पायरोसिस, हर्पैंक, जॉन्डिस। ठीक है, व्हाट इज़ गाल स्टोन, यानी कि आपके जो गाल ब्लैडर है, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया गाल ब्लैडर का। अब गाल ब्लैडर में जब गाल स्टोन्स कब होंगे,
जब गाल ब्लैडर में गाल स्टोन्स तब होंगे जब आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि गाल ब्लैडर का क्या काम होता है, ठीक है, ये आपका लिवर होता है, रफली से मैं एक लिवर बनाती हूँ, लिवर के करीब ही यहाँ पे पड़ा होता है गाल ब्लैडर, इसके साथ अटैच होता है ना। तो जितना भी आपके लिवर में बाइल बनता है, ठीक है, जो आपके लिवर में बाइल बनता है वो जाके गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। जब एक्स्ट्रा गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रहता है, तो वो गाल ब्लैडर में आपकी गाल स्टोन्स बन जाते हैं, ठीक है। जब वो आपकी गाल स्टोन्स बन गए तो वो जो है ना, ये स्टोन्स किस में बन गए हैं, गाल ब्लैडर में, ठीक है। तो अब हमारा एमसीक्यू का ऑप्शन था कि बाइल पिगमेंट्स एक्यूमुलेटेड। अब आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ एक्यूमुलेट पढ़ देते हैं, ब्लड को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जब ब्लड को नहीं पढ़ते हैं तो वो एकदम गाल स्टोन लगा देते हैं, नहीं, ठीक है। तो गाल स्टोन इसका ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये गाल स्टोन्स हो रहे हैं गाल ब्लैडर में, हो रहे हैं बाइल पिगमेंट की वजह से ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आ जाते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस आपका होता है कि आप में जब बाइल पिगमेंट्स आपकी ब्लड में आ जाते हैं, ठीक है, जब बाइल पिगमेंट आपके ब्लड में आएंगे, दैट इज द जॉन्डिस, ठीक है। एंड व्हाट इज पायरोसिस, ठीक है। पायरोसिस मतलब ये होता है, पायरोसिस का जो एग्जैक्ट मतलब होता है उसका मतलब है हार्ट बर्न, ठीक है। लाइक आपने कोई ऐसी स्पाइसी चीज़ खा रही है या आपका स्टमक ओवरफिल्ड हो गया है, ठीक है, यानी कि ये आपका स्टमक होता है, ये स्टमक से ये आपका स्फेगस है और ये आपका स्टमक होता है ना, स्टमक से ये नीचे जो आ रही होती हैं ये आपके ड्यूडिनम, जिजिनम, एलियम और ये सारी। तो जो स्टमक में जब ओवरफिल्ड हो जाता है, ठीक है, फूड से, स्टमक भाई भर गया है फूड से, तो वो स्टमक भर गया तो स्टमक का फूड जो ऊपर आएगा, ठीक है, तो या तो वो एसोफेगस में की तरफ आएगा या ओवरफिल्ड हो जाएगा, या एसिड जो स्टमक का एसिड होगा और जो फूड वगैरह को मिक्स होके वो अगर एसोफेगस की तरफ आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि वो आपको बर्निंग सेंसेशन देते हैं, ठीक है। वो जो बर्निंग होती है ना, दैट इज कॉल्ड पायरोसिस, ठीक है। तो ये तो इसका ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए आपको करेक्ट ऑप्शन तो आपको पता है जॉन्डिस है, ठीक है, पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इससे आपकी पैसिव लर्निंग कैसे होगी, आपकी पिछली चीज़ों की रिवीजन कैसे हो रही है, ठीक है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज द हार्ट पेंग। हार्ट पेंग ये है कि आपके हार्ट में लाइक आपको एंजाइना, व्हाट इज एंजाइना, एंजाइना इज द काइंड ऑफ द चेस्ट पेन, इट्स नॉट द एम आई मायोकार्डियल इन्फेक्शन नहीं है ये, एंजाइना, एंजाइना एक चेस्ट पेन होता है सिंपली। अब आपको देखिए यहाँ से आपका सर्कुलेशन का रिलेट करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंजाइना एंड एम आई, ठीक है। एम आई में ये होता है कि आपकी जो एंजाइना जो है ना, सिंपल चेस्ट पेन होता है, ठीक है, यानी कि आपकी किसी भी हार्ट के मसल में हाइपोक्सिया हो गया है, हाइपोक्सिया व्हाट इज हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, या इस्कीमिया हो गया है, या ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, कोई भी आपकी जो हार्ट की मसल्स को जो कोई आर्टरी सप्लाई करी है वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक होगी। इस्कीमिया क्या हुआ है कि हार्ट के आपको पेन भी हो रहा है, ठीक है, आपको हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी हो रही है, इस्कीमिया, इस्कीमिया इस बस आपको ब्लड की डेफिशिएंसी भी हो रही है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी वजह से आपके हार्ट के टिश्यूज़ जो मसल्स होते हैं हार्ट के, उनकी डेथ होनी शुरू होगी, ठीक है। दिस इज़ द एम आई। तो आपको एम आई और एंजाइना का डिफरेंस समझ आ गया। तो पूरे एम सी क्यू में आपको ये समझ आया कि इसका ऑप्शन है जॉन्डिस। जॉन्डिस में आपका ब्लड में जब ये होगा तो जाहिर सी बात है आपकी जो स्किन होगी, ठीक है, स्किन भी आपकी जब आपके ब्लड में होगा ना, जब आपको जॉन्डिस होगा, ठीक है, तो आपकी स्किन भी पेल होगी, स्किन भी येलो होगी, पेल नहीं होगी, ये पेल इस एनीमिया में होती है, ठीक है। एनीमिया क्या है कि आपको ब्लड की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम है, स्किन येलो होगी, आपकी आइज़ जो होगी ना वो येलो होंगी। तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं आपको मिल जाती हैं जॉन्डिस में, ठीक है। तो ये हो गया एक एमसीक्यू, ये तो एक सिंपल सा एमसीक्यू का आपको रफली आइडिया दे। नेक्स्ट है इमल्सिफिकेशन। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन आपको यहाँ पे समझा दिया कि आपकी जो बाइल होता है, बाइल की सॉरी आपकी जो फैट होता है, फैट की इमल्सिफिकेशन के लिए, फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए आपके पास आता है बाइल। बाइल इसको तोड़ देता है और बाइल इसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सरफेस एरिया बढ़ाने का मकसद ये है कि छोटे छोटे जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं उन पे लाइपेज अच्छे से ऐड कर सकता है, बजाय इसके कि एक गोल सा बड़ा सा फैट का पीस हो, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ आ गया कि इमल्सिफिकेशन इज द फंक्शन ऑफ, तो ये तो आपको पता है इसका ऑप्शन, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि इसको आपको पता है इसका ऑप्शन होगा बाइल। बट आपको ये पता नहीं कि अमाइलेज का क्या फंक्शन है। अमाइलेज आपकी स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है। जब अमाइलेज की बात आ गई तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमाइलेज कहाँ भी मौजूद होता है। अमाइलेज आपका ये आपके माउथ में भी होता है, ठीक है, और आपके पैंक्रियास से भी रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ये वाला जो अमाइलेज होता है ना, इसको बोलते हैं सिलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। इसका एक और नाम भी आता है, पैक्टिन है कि आई डोंट नो क्या नाम है उसका, ओके।
नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है स्टार्च। अच्छा, लाइपेज। लाइपेज भी आपको पता है कहाँ से रिलीज होता है, इट्स रिलीज फ्रॉम प्रोटीन, सॉरी पेंक्रियास, ठीक है। तो ये कहाँ से रिलीज होता है, पेंक्रियास से। मैं इसको ज़रा स्क्रीन क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि लाइपेज। अब लाइपेज जो है ना कहाँ से रिलीज होता है, लाइपेज हमारे पास पेंक्रियास से रिलीज होता है, पेंक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज तब ऐड करेगा जब बाइल जो है वो फैट की इमल्सिफिकेशन कर देगा, ठीक है। तो लाइपेज का फंक्शन समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटीज। प्रोटीज भी इंजाइम है जो आपके पास पेंक्रियास से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास माउथ से भी होता है और पेंक्रियास से भी होता है। तो देखो इमल्सिफिकेशन से, और ये कहाँ से, बाइल कहाँ से आ रहा है, लिवर से, ठीक है। बाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बाइल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको जॉइंटिस हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्लड में अगर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर वो गाल ब्लैडर में ज़्यादा हो जाएगा तो आपको गाल स्टोन्स हो जाएंगे, ठीक है। गाल ब्लैडर में ज़्यादा होगा तो आपको गाल स्टोन्स हो जाएंगे। और बाइल का काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, सी इमल्सिफिकेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ आपको ये है पता कि ये बाइल जो होता है ये स्टोर कहाँ पे होता है, बनता कहाँ पे है, लिवर में बनता है। और स्टोर कहाँ पे होता है, गाल ब्लैडर में होता है। और रिलीज़ कहाँ पे होता है, ड्यूडिनम में होता है, ठीक है। और ये किस पे एक्ट करता है, ये फैट पे एक्ट करता है, फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है। तो ये बाइल के बारे में, और बाइल की कॉम्पोजिशन बन जाएगी, बाइल किस चीज़ से मिलके बना होता है, ठीक है। तो आप सोचेंगे, आप देखेंगे कि इस पूरे सिर्फ 10 MCQ से आपकी पूरी डाइजेशन चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी मोटी मोटी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं गाल स्टोन्स आर फॉर्म्ड इन द गाल ब्लैडर ड्यू टू प्रिसिपिटेशन ऑफ, ठीक है। सबसे पहले बताएंगे गाल स्टोन्स क्या होते हैं। गाल स्टोन्स होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल पिगमेंटेड स्टोन्स होते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आया है, जब बाइल का एक बाइल कंपोजिशन में कोलेस्ट्रॉल भी पार्ट होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा बहुत टाइम तक बहुत ज़्यादा आपको बाइल था और वो स्टोर होता रहा गाल ब्लैडर में, उसमें कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसमें शिफ्ट हो गया। एक मिनट में ग्रीन खोलूँ, ठीक है। जो आपका ये आपका लिवर है, ठीक है। ये लिवर के साथ ये आपका क्या है, गाल ब्लैडर है। गाल ब्लैडर से बार बार यहाँ पे बाइल आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है। अब बाइल में क्या हुआ, बाइल यहाँ पे आ रहा है। अब बाइल बहुत जमा होता है, जब बाइल बहुत जमा हो गया, बाइल की कॉम्पोजिशन में था कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और वो कोलेस्ट्रॉल भी क्या हो गया, यहाँ पे जमा हो गया। तो आपकी बात करें कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स यानी गाल स्टोन्स आपके बन गए, ठीक है। अब गाल स्टोन्स कहाँ पे बनते हैं, गाल ब्लैडर में बनेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अच्छा, गाल बनेंगे ड्यू टू प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स कि वो चीज़, ऐसी चीज़ जिसमें से वाटर रिमूव हो जाए या कोई लिक्विड पोर्शन रिमूव हो जाए और वो सिर्फ हार्ड से रह जाए। ज़ाहिर सी बात है, अब आप चीनी लेंगे, चीनी को आप पानी में डाल दें, ठीक है, और उसको उबाल दें, ठीक है। जब उसको बहुत ज़्यादा उबाल लेंगे, ठीक है, तो सिर्फ नीचे चीनी रह जाएगी, पानी सारा एवोपरेट हो जाएगा। तो वो जो चीज़ रह जाती है दैट इज़ द प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल। व्हाट इज़ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जो होता है ना वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर फैट बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग ने पढ़ा होगा, इससे मिलकर आपको बनता है फैट, ठीक है। वो मतलब आप इसकी वो कंपोजिशन बना रहे हैं फैट की। तो ग्लिसरॉल का तो सिर्फ अकेले कुछ नहीं कर सकते, ग्लिसरॉल जब फैटी एसिड मिलेंगे तब फैट मिलेगा। तो इसको देखिए, ये ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते हो, पर ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। एंड व्हाट आर स्टीरोल्स, स्टीरोल्स भी आपके पास क्या है, दिस इज द क्लासिफिकेशन, ये लिपिड्स की क्लासिफिकेशन है। आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ी होगी, ग्लिसरॉल्स और स्टीरोल्स वगैरह, ठीक है। एंड व्हाट आर सॉल्ट्स, सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, जब कोई एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट बनते हैं। तो सॉल्ट से क्या नहीं बन सकता, वो बाइल सॉल्ट्स से, इससे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सॉल्ट्स। अब कौन से सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स इज अ बिग काइंड ऑफ वैरायटी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कोलेस्ट्रोल, ठीक है। कोलेस्ट्रोल स्टोन्स होते हैं, पिगमेंटेड स्टोन्स होते हैं, तो वो कोलेस्ट्रोल की प्रिसिपिटेशन से आपके पास बनते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, कोलेस्ट्रोल, ठीक हो गया। नेक्स्ट MCQs, ड्यूडिनम की ह्यूमन में लेंथ कितनी है, इसको चलो आप ऑप्शन छोड़ दें, ये तो आपको रट्टे वाली चीज़ है ना, ठीक है। और लेंथ ऑफ द ड्यूडिनम, ओके, ये सेम और दोनों MCQs है, ठीक है। तो काइम इंटर्स इंटू ड्यूडिनम थ्रू स्पिंक्टर। अच्छा, अब काइम क्या होता है, सबसे पहले आपको काइम पता होना चाहिए, ठीक है। काइम से पहले आपको पता होना चाहिए बोलस, ठीक है। व्हाट इज़ बोलस, ठीक है। बोलस ये होता है कि आपकी जो फूड है, ठीक है, वो आपने मुंह में लिया, ठीक है, और उस फूड में जब आपकी स्लाइवरी
इंजाइम्स एक्ट करते हैं, ठीक है, उस फूड को हम कहते हैं बोलस, ठीक। और वो बोलस जब आपका स्टमक में आ जाता है और उस पर HCl वगैरह एक्ट करते हैं, दैट इज़ काइम, ठीक है। अब कहते हैं कि वो जो काइम है, ठीक है, और वो जब ड्यूडिनम में जाता है तो वो किस स्पिंक्टर के जाता है, ठीक है। अब आपको पता नहीं कि स्पिंक्टर क्या होता है। स्पिंक्टर इज़ बेसिकली द ओपनिंग, ठीक है, जो क्लोज और ओपन हो सकती है, ठीक है, क्लोज और ओपन हो सकती है। अब स्पिंक्टर्स से आपको पता नहीं कि स्पिंक्टर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है, आपको खुद रफली आइडिया होगा, ठीक है। कार्डियक स्पिंक्टर होता है, ठीक है, पाइलोरिक होता है। अब यहाँ से चलो देख लेते हैं, ठीक है। अब एक होता है कार्डियक स्पिंक्टर, ठीक है। अब आपके पास ये है भाई आपका एसोफेगस, ठीक है, ये आपके पास आ गया स्टमक, ठीक है, ये आपके पास आ गया नीचे ड्यूडिनम, ठीक है। तो एक ओपनिंग यहाँ स्पिंक्टर मतलब एक ओपनिंग, एक वॉल लाइक ओपनिंग होती है जो वैसे बंद होती है, मतलब इस तरह क्लोज होती है। जब कोई चीज़ आती है तो इस तरह ओपन खुल जाती है ना, ताकि फूड अंदर चला जाए। तो एक ओपनिंग यहाँ पे होती है, एक ओपनिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। एक ओपनिंग जब ये जो ड्यूडिनम है ये जब उसमें कन्वर्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में ना, ड्यूडिनम, ड्यूजिनम, इलियम, और इलियम फिर यहाँ के आके जब लार्ज इंटेस्टाइन में स्टार्ट होती है, यहाँ पे भी एक स्पिंक्टर होता है, ठीक है, जब यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। तो अब देखिए कार्डियक स्पिंक्टर वो स्पिंक्टर है जो एसोफेगस और स्टमक के बीच में, ये वाला स्पिंक्टर जो है ना, ये है आपके पास कार्डियक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर स्पिंक्टर है दैट इज पाइलोरिक। अच्छा, इसका नाम कार्डियक इसलिए रखा है क्योंकि ये हार्ट के ऊपर, यहाँ पे ऊपर हार्ट भी है ना डायफ्राम के ऊपर, तो इस वजह बेसिस पे याद रखने के लिए किया कि ये हार्ट की तरफ जो होगा ये कार्डियक होगा, ठीक है। और उसके बाद है एनल स्पिंक्टर, वो होता है जो आपका रेक्टम, जो आपका मतलब ये डिडनम एंड हो गया ना, ठीक है, जो आपके एनस में होता है, ठीक है। और जो पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है वो आपका ये वाला स्पिंक्टर है। और इलियोकोलिक, ठीक है, कोलॉन इज द लार्ज इंटेस्टाइन, इलियो इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होगा, तो ये आपके पास होगा इलियोकोलिक, ठीक। तो बताने का मकसद ये है कि काइम इंटू द ड्यूडिनम। अब काइम में जाना है ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम से कहाँ पे जाना है, स्टमक से ड्यूडिनम में जब कोई चीज़ जा रही है तो यहाँ पे जो स्पिंक्टर होगा दैट इज़ द पाइलोरिक स्पिंक्टर। तो इसका ऑप्शन आपके पास क्या हुआ, इसका ऑप्शन आपके पास हुआ पाइलोरिक स्पिंक्टर, ठीक है। अच्छा, विच एनिमल हैज़ नो नीड ऑफ गाल ब्लैडर, ठीक है। अब गाल ब्लैडर की इसको जरूरत नहीं होगी जिसमें फैट नहीं होगा। अब फैट कौन नहीं खाता इनमें, अंडरस्टूड सी बात है, डॉग फैट लेता है, ठीक है, कैट लेती है, तो सारे काटने वाले से ना लॉइन लेते हैं। अब गोट फैट नहीं लेती, गोट क्या लेती है, गोट लेती है स्टार्च, ठीक है, गोट लेती है स्टार्च। स्टार्च किसमें होता है, वो यही जो घास वगैरह खाती है, ठीक है। तो इसको गाल ब्लैडर की नीड नहीं होती, ठीक है। अच्छा, हेप्टिक एंड पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस आर स्टिमुलेटेड बाय, अब हेप्टिक सिक्रीशंस और पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने समझना है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द हेप्टिक सिक्रीशंस, व्हाट आर द पैंक्रियाटिक, वो हाँ पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस, ठीक है। हेप्टिक सिक्रीशंस आपको इजीली आती होगी, हेप्टिक सिक्रीशन आप फौरन से बता दो कि भाई हेप्टिक सिक्रीशंस में आ जाता है बाइल, ठीक है। अब बाइल तो एक छोटी चीज़ नहीं, कि बाइल में बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल एसिड्स है, कोलेस्ट्रोल है, पिगमेंट्स है, बहुत कुछ है। हेप्टिक सिक्रीशन में आप इजी करके मैं आपको से बता रही हूँ, आप लिख दो बाइल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, ठीक है। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन में क्या आता है, पैंक्रियाटिक इंजाइम्स आते हैं। इंजाइम्स कौन से आते हैं, अमाइलेज है, लाइपेज है, ट्रिप्सिनोजिन है, कीमोट्रिप्सिनोजिन है, एंड सो ऑन, ठीक है। और पैंक्रियाटिक जूस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, और बाइकार्बोनेट्स वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे आपको रिवाइज हो गया कि पैंक्रियाटिक सिक्रीशन कौन कौन सी होती है। जो आपकी पैसिव लर्निंग होती है ये आपको भूलती नहीं है, जो आपसे एमसीक्यू से करते हो ना, क्योंकि वो आप कॉन्सेप्ट के बेस पे कर रहे हो, तो ठीक है। हेपेटिक एंड पैंक्रियाटिक सिक्रीशन आर स्टिमुलेटेड बाय। अच्छा, अब इसे पता है कि गैस्ट्रिन, व्हाट इज गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हमारे पास बेसिकली एक हार्मोन है जो क्या करता है, जो स्टमक से रिलीज होता है और वो जाके स्टिमुलेट करता है किसकी सिक्रीशन, HCl की सिक्रीशन, ठीक है। ये किसकी स्टिमुलेशन को सिक्रीट करता है, क्यों नहीं चेंज हो रहा, ये स्टिमुलेट करता है HCl की सिक्रीशन को बढ़ाता है स्टमक में, ठीक है, ताकि चीज़ अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। एंड व्हाट इज़ पेप्सिन। पेप्सिन भी आपको पता है हमारे पास कहाँ से रिलीज़ होता है, स्टमक से रिलीज़ होता है। और ये पेप्सिन आपके पास क्या काम करता है, ये पेप्सिन आपके पास जो है प्रोटीन वगैरह को डीनेचर में हेल्प करता है, ठीक है। इन पेप्सिनोजन जो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है वो सारा प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट हमारे पास सेक्रेटिन। सेक्रेटिन बेसिकली हमारे पास एक हार्मोन है जो, और अमाइलेज। अमाइलेज आपको पता है ये आपके पास पैंक्रियाटिक इंजाइम है जो आपके पास किस पे ऐड करता है, स्टार्च पे ऐड करता है, ठीक है।
अच्छा, तो लास्ट में क्या रहेगा, सेक्रेटिन। सेक्रेटिन बेसिकली एक हार्मोन है और ये जाके स्टिमुलेट करता है हेपेटिक एंड पैंक्रियाटिक सेक्रेशन को। ठीक है, तो आपको स्टोरी समझ आई कि मतलब सारे एमसीक्यूज हमने क्यों देखे, ताकि अगर हमको सेक्रेटिन का नहीं पता ना कि सेक्रेटिन क्या है, तो जब आप बाकियों को क्रॉस में लिया होगे तो आपको सेक्रेटिन ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि इसका ऑप्शन यही है। ठीक है, लास्ट हमारे पास एमसीक्यू आता है नेक्स्ट एमसीक्यूज में, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंटेरोकाइनेस। एंटेरोकाइनेस एंजाइम इज सेक्रेटेड बाय लाइनिंग ऑफ। एंड व्हाट इज एंटेरोकाइनेस? एंटेरोकाइनेस हमारे पास एक एंजाइम है। ठीक है, और ये कहाँ से रिलीज होता है? लिवर में से एंजाइम नहीं आते कोई भी, स्टमक के एंजाइम जो है ना वो HCl है। ठीक है, पेप्सिन है। ठीक है, ये तो स्टमक के एंजाइम है। ठीक है, और हार्मोन कौन से स्टमक के? गैस्ट्रिन वगैरह। ठीक है, ड्यूडिनम के एंजाइम है। क्यों? एंटेरो एंटेरो जहाँ पे वर्ड होना है एंटेरोसाइट्स, ये इस खुद इस इंटेरोकाइनेज एंजाइम है ना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटेरोसाइट, इंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, और बायो में जहाँ पे साइट का मतलब वर्ड आ जाए इट मीन सेल्स, यानी कि इंटेस्टाइन के सेल्स। तो इंटरो वर्ड से यहाँ पे ज़ाहिर है कि ये एंजाइम जो है ये ड्यूडिनम का है। ठीक है, पेंक्रियास के एंजाइम तो आपको पता है कौन से, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, फला फला। ठीक है, तो इसका तो ये नहीं हुआ, लीवर का ये नहीं हुआ, स्टमक के एंजाइम आपको पता है। जब इन सब का पता होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हम बात कर रहे हैं ड्यूडिनम की। ठीक है, तो आप लोगों को तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक एमसीक्यूज़ भेजने हैं कि ये वाले एमसीक्यूज़ हमें क्लियर कर दें, तो मैं उसकी आप लोगों को एक अच्छी सी एमसीक्यूज़ ट्रिक्स भी समझा सकती हूँ। बिकॉज़ मैंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस की थी व्हेन आई वाज MD-CAT स्टूडेंट। नाउ आई एम जस्ट ग्रेजुएटिंग, आई एम फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट। तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।